हेलो जी, वेलकम बैक। एसएफएम का मेगा रिवीजन चल रहा है और जिस चैप्टर को हम लेकर के बैठे हैं वो है रिस्की प्रपोजल। आज इसका ये सेकंड पार्ट है और इस सेकंड पार्ट में हम काफी एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी को हाथ लगाने जा रहे हैं, जो कैटेगरी एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा बार पूछी जाती है। इस कैटेगरी का नाम है डिसीजन ट्री। इंपॉर्टेंट है, बट उससे भी ज्यादा अच्छी बात यह है कि ये बड़ा बड़ा आसान भी है। यहाँ पे अगर हम पास्ट 20 टर्म्स देखें तो 20 टर्म्स में करीब 8-9 बार तो यहां से क्वेश्चंस आए हैं। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वेश्चन फ्रॉम डिसीजन ट्री इज ऑब्वियसली वेरी वेरी लार्ज। बट इससे भी ज्यादा अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कोई वेराइटी नहीं है। देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ द क्वेश्चन और अगर आपने उस टाइप को अच्छे से कर लिया तो आपसे सारे सवाल बन जाएंगे। इसीलिए आज के इस रिविजन में हम लोग सिर्फ डिसीजन ट्री का एक ही सवाल ले रहे हैं। हाँ, उसको अच्छे से समझेंगे, गहराई से समझेंगे, लेकिन उसके बाद जितने भी बाकी सिमिलर क्वेश्चंस यू शुड बी सॉल्विंग फ्रॉम द स्कैनर वो सब मैं आपको लिखवा दूंगा, सो दैट यू विल बी एबल टू डू ऑल द क्वेश्चंस ऑफ योर ओन। गोज विदाउट सेइंग, हम लोग आज के इस रिवीजन में जो कुछ भी नोट्स वगैरह यूज कर रहे हैं वो अगर आप एनरोल्ड स्टूडेंट हैं तो आपको अपने गूगल ड्राइव पे मिलेगा, और जस्ट इन केस यू आर वाचिंग दिस ऑन यूट्यूब तो डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें मिल जाएंगी। यूट्यूब पे हम लोग टाइम स्टैम्प भी करते हैं तो दैट कुड ऑल्सो बी हेल्पफुल। और बाद बाकी जो लोग एनरोल्ड बच्चे हैं उनको आगे जाकर के हो सकता है ऐसे रिसोर्सेज मिले जिससे टाइम स्टैम्पिंग की भी सुविधा उनको समहाउ मिल जाएगी। तो कैसे होगा बाद में देखा जाएगा, बट फॉर द टाइम बिंग लेट्स गेट स्टार्टेड विथ द पार्ट 2 ऑफ दिस रिविजन। तो आइए जी, मेगा रिवीजन में कैटेगरी नंबर 3 शुरू करने का वक्त हो गया है। डिसीजन ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं और डिसीजन ट्री का सबसे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूं। एग्जामिनेशन में इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा कि आपको आज का दिन, एक साल बाद का दिन और ईयर 2 दिया हुआ रहेगा। सो टोटल यू विल बी गिवन अ सिचुएशन वेयर यू विल हैव 3 टोटल टाइम जोन्स, जिसमें एक होगा आज का दिन, एक होगा एक साल बाद और एक होगा 2 साल बाद। और सिचुएशन ऐसी रहेगी कि आज के दिन आपको कितना कैश फ्लो मिलेगा वो उसके दो पॉसिबिलिटीज होंगे और दोनों की प्रोबेबिलिटीज भी दी हुई रहेंगी। सो यू विल हैव अ प्रोबेबिलिटी फॉर द फर्स्ट कैश फ्लो, फॉर द सेकंड कैश फ्लो आल्सो यू विल हैव अ प्रोबेबिलिटी। फिर वही आगे जाकर के कैश फ्लोज कुछ अलग अलग कैश फ्लोज में कन्वर्ट हो सकते हैं और उनकी भी प्रोबेबिलिटी आपको दी हुई रहेगी। सो बेसिकली विथ एवरी कैश फ्लो देयर वुड बी अ प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी पे एक चीज का ख्याल रखिएगा कि ये जितनी प्रोबेबिलिटीज यहां दी हुई रहेंगी ये सारी की सारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज है। सर कंडीशनल है मतलब समझाओ? वैसे टेक्निकली समझाऊं तो जब आप प्रोबेबिलिटी को इस तरह नोट करते हैं पी ए बाई बी, तो उस केस में उसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन बी हैज अकर्ड। ठीक है, आपको इतनी टेक्निकलिटी में जाने का दरकार नहीं है, बस इतना समझ लेना कि इन प्रोबेबिलिटीज और इन प्रोबेबिलिटीज में अंतर है। ये अनकंडीशनल है, यानी इनके पीछे कोई कंडीशन अटैच्ड नहीं है, पर ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज है। और जब भी आप कंडीशनल और अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटीज में आपस में मिल बांट करके कुछ काम कर रहे हैं तो आपको जॉइंट प्रोबेबिलिटी यूज करनी पड़ती है, कैलकुलेट करनी पड़ती है। सो जॉइंट प्रोबेबिलिटी होती है व्हेन सिचुएशन ए एंड बी आर हैपनिंग टुगेदर, और उस केस में सिचुएशन होता है पी ए गिवन बी इनटू पी बी। ठीक है, सो बेसिकली दोनों प्रोबेबिलिटी को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट जॉइंट प्रोबेबिलिटी। सर क्या बोल रहे हो आप, तो प्रोबेबिलिटी का लेसन खोल करके बैठ गए। हाँ, मेरे को भी पता है, मैंने प्रोबेबिलिटी का पूरा लेसन खोल दिया, बट ऑब्वियसली दैट इज नॉट नेसेसरी। आपको बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि आप जब भी इस तरह के कोई भी डिसीजन ट्री के स्ट्रक्चर को देखें तो आपका पहला काम होगा जॉइंट प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना, ऑब्वियसली डिसीजन ट्री बनाने के बाद। तो पहले आप एक प्रॉपर डिसीजन ट्री बनाएंगे और उसके बाद उसकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। अब ये होगा कैसे, यहां मैंने शो किया है। फॉर जॉइंट प्रोबेबिलिटी यू विल जस्ट बी मल्टीप्लाइंग द टू प्रोबेबिलिटीज दैट आर गिवन टू यू। कैसे होगा, एक एग्जांपल के थ्रू सीखेंगे हम। इसके बाद में अपने को बोला है कि अपने को एनपीवी कैलकुलेट करना पड़ेगा फॉर ईच नोड। ईच नोड का मतलब ये होता है कि अगर इस सवाल पे हम गौर करें, इस स्ट्रक्चर पे हम नोटिस करें तो हमारे पास 6 नोड्स हैं। पहला नोड है दिस एंड दिस, दूसरा नोड है दिस एंड दिस, तीसरा नोड है दिस एंड दिस। सो बेसिकली पीछे से क्या आ रहा है और आगे क्या क्या हो रहा है दोनों को कंसिडर करते हुए हमारे पास यहां 3 नोड्स हो गए और बाकी 3 नोड्स नीचे वाली प्रोबेबिलिटी से आ रहे हैं 1 2 and 3. So we have got 3 plus 3 6 nodes here. तो उन 6 nodes को आपको रखना है और उसके बाद उन पे एनपीवी कैलकुलेट करनी है।
सो ये काम हम करेंगे एंड उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे एक्सपेक्टेड एनपीवी बाय यूजिंग द जॉइंट प्रोबेबिलिटी एंड एनपीवी एट ईच नोड। इसका मतलब हर नोड पे आपके पास एक एनपीवी आ चुकी होगी। एट द सेम टाइम वी विल आल्सो कैलकुलेट जॉइंट प्रोबेबिलिटी फॉर ईच नोड। तो ऐसे में प्रोबेबिलिटी और हमारे पास उसकी एनपीवी रहेगी, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके वी कैन कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड एनपीवी। याद रखिएगा एक्सपेक्टेड एनपीवी के लिए फॉर्मूला होगा समेशन ऑफ पी आई एनपीवीआई, जहां पे ये पीआई जो है ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी होगा और ये एनपीवी विल बी एनपीवी एट ईच नोड। आइए एक सवाल देखते हैं, समझते हैं इसको। तो ये है जून 2023 में आया हुआ क्वेश्चन, काफी लेटेस्ट लेवल पे मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है। इट्स अ गुड क्वेश्चन एंड इस क्वेश्चन में आगे जाकर के आपको दिखेगा कि कहीं पे इंस्टीट्यूट ने रॉन्ग सोल्यूशन भी किया है। कैसे, मैं वो शो करूंगा आपको। तो इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर में या बोल सकते हैं स्कैनर में भी इसमें कुछ गलतियां हैं, हम उसके ऊपर बात करेंगे। एंड 10 मार्क्स के लिए एग्जाम में आया था और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पे 7-7 नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो ऐसे में यू कैन सी दिस क्वेश्चन वेरी फ्रिक्वेंटली इन द एग्जामिनेशन। तो 7 नंबर के लिए इस तरह के सवाल के लिए रेडी रहिएगा। सवाल देखते हैं। सवाल में बोला है कि एक कंपनी है जिसके पास एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 1,60,000 का, जो इसको करना है, और 1 साल बाद 40% प्रोबेबिलिटी इस बात की है कि इसको 1,00,000 रुपए का कैश फ्लो मिल जाएगा एंड 60% प्रोबेबिलिटी इस बात की है कि इसको 1,20,000 मिलेगा। फॉर सम वी आर फियरिंग, अरे 0.4 को 40 कैसे बोल दिए? भाई आप लोगों ने क्लासेस अच्छे से नहीं करी है, रिवीजन करने आते हैं तो ये इंश्योर करना पड़ेगा कि क्लास में आपने ध्यान दिया है। सो 0.4 इज 40%, ये हम सबको पता होना चाहिए, नहीं है तो पता करो। एंड देन 0.6 इज ऑब्वियसली 60%, दोनों मिला के 100% होता है, तो इट्स अ फेयर गेम। तो यहाँ पे ये समझ में आ गया ईयर 1 का सिचुएशन। ईयर 2 में जाकर के सिचुएशन कैसी हो जाएगी? सो यहाँ पे बोला है कि ईयर 1 में अगर फर्स्ट साल में 1,00,000 रुपए का कैश फ्लो रहा तो उसके बाद की 3 प्रोबेबिलिटीज कुछ इस प्रकार है, और 1,20,000 रहा तो फिर क्या होगा, वो भी इस प्रकार है। साथ ही में हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज भी दी हुई रहेंगी, तो कंडीशनल और हमारी अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करके हम जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। सवाल में बोला है कि 10% डिस्काउंट रेट यूज करना, और पहला ये बोला डिसीजन ट्री बनाओ, दूसरा बोलता है एक्सपेक्टेड एनपीवी कैलकुलेट करो फॉर ईच नोड और ईच पाथ, फिर बोलता है कि कैलकुलेट करो एनपीवी का वर्स्ट आउटकम क्या होगा, फिर बोलता है कि नेगेटिव एनपीवी यानी कि क्या प्रोबेबिलिटी है, अंत में बोलता है प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना है कि नहीं। सो काफी कुछ पूछ रहा है, आइए एक एक करके जवाब देते हैं। सो सबसे पहले यहां नोटिस करना आप मैंने डिसीजन ट्री बनाया। डिसीजन ट्री में ईयर 0 में हम इन्वेस्ट करें 1,60,000, जिसके बाद 40% चांस है कि हमको 1,00,000 रुपीज का कैश फ्लो मिलेगा एट ईयर 1 एंड, ठीक है ना, 1 साल के बाद में हमें मिलेगा 1,00,000 रुपया, और 60% चांस है कि हमें 1,20,000 रुपए मिलेगा। अगर हमें 1,00,000 रुपए मिलता है तो उसके बाद 20, 30 और 50% के चांस है कि सेकेंड ईयर में हमारा कैश फ्लो होगा 48, 64 एंड 88,000 रेस्पेक्टिवली। इसी के जगह अगर हमारा 1,20,000 फर्स्ट ईयर में कैश फ्लो होगा तो सेकेंड ईयर में कैश फ्लो कैन बी 80, 1,00,000 और 1,20,000, जिसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0.4, 0.5 एंड 0.1 रेस्पेक्टिवली। हमारा यहाँ पे नेक्स्ट काम यही होगा कि अब हमने ट्री तो बना लिया, तो हम जॉइंट प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। फॉर जॉइंट प्रोबेबिलिटी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपको दो प्रोबेबिलिटी नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि 0.4 और 0.2 को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट 8%। वैसे ही 0.4 और 0.3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12%, 0.4 इंटू 0.5 करेंगे तो आएगा 0.2 विच इज 20%। इसी तरह से कैलकुलेशन आपको दूसरे नोड्स के लिए भी करनी है। 0.6 इंटू 0.4 इज 0.24, 0.6 इंटू 0.5 इज 0.30 एंड 0.6 इंटू 0.1 इज 0.06। सबका टोटल 1 भी आना चाहिए, ये चीज इंश्योर कर लीजिएगा, द टोटल हैज टू बी 1। ठीक है, हैविंग डन दैट तो हमारा डिसीजन ट्री का तो काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी आई हुई है। इस जॉइंट प्रोबेबिलिटी में वी आर गोइंग टू फाइंड आउट एनपीवी फॉर ईच नोड। तो एनपीवी निकालना बड़ा आसान है दोस्तों। हमें इस सवाल में ना पीवी फैक्टर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, वी हैव बीन गिवन पीवी फैक्टर्स ऑफ ईयर 1, 2 एंड 3। मुझे नहीं मालूम ये ईयर 3 क्यों यहाँ पे दिया हुआ है, शायद कुछ बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, बट एक्चुअल में ईयर 1 और 2 के हमारे पीवी फैक्टर से काम हो जाएगा। सो पहले नोड की फिक्र करें अगर हम, तो हमारे पहले नोड में हमें 48,000 रुपीज मिल रहे हैं ईयर 2 पे, तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.826 से, और हमें 1,00,000 रुपए मिल रहे हैं ईयर 1 पे, तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.909 पे, और इसमें से हम माइनस करेंगे यहाँ पे 1,60,000।
1,60,000 हम यहां से माइनस करेंगे। ये क्या हो रहा है समझिए, ये हमारा फर्स्ट सेगमेंट जो है ये हो गया पीवी ऑफ इनफ्लोज, एंड इसमें से हम माइनस करेंगे हमारे आउटफ्लो को, तो वी विल बी गेटिंग अवर एनपीवी। सो पीवी ऑफ इनफ्लोज माइनस आउटफ्लोज विल बी एनपीवी, और यही काम हम यहां कर रहे हैं। आप देख सकते हैं 48 इंटू 0.826 एंड 1 लाख इंटू 0.909, इसमें से माइनस किया 1,60,000, सो वी हैव गॉट अवर एनपीवी वैल्यू। ये सेम काम हमें 6 के 6 नोड्स के लिए करना है, एंड वी हैव डन दैट ऑलरेडी। तो इधर आप देख सकते हैं एनपीवी के हमारे पास में टोटल 6 वैल्यूज आ चुकी हैं, जिसमें से 2 वैल्यू नेगेटिव हैं और बाद बाकी 4 वैल्यू पॉजिटिव हैं। तो हम यहाँ पे एक्सपेक्टेड एनपीवी निकाल रहे हैं। एक्सपेक्टेड एनपीवी निकालने के लिए और भी अच्छा काम करना है, उसमें आपके पास एनपीवी आ चुका है, तो प्रोबेबिलिटी के फिगर्स से आपको अपने एनपीवी को मल्टीप्लाई करते जाना और लास्ट में टोटल लगाना है। यही सेम काम हम यहाँ कर रहे हैं। वी आर गेटिंग अवर रिजल्ट हियर, 12,447 रुपए का हमारा एक्सपेक्टेड एनपीवी आ रहा है। याद रखिए, और बार बार बोल रहा हूं मैं, आप जॉइंट प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन करेंगे तभी तो यहां पे पहुंच पाएंगे। सो सबसे पहले जॉइंट प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन होगा, फिर हम लोग एनपीवी के हर एक नोड की अलग अलग एनपीवी कैलकुलेट करेंगे। वंस वी हैव अवर एनपीवी एंड जॉइंट प्रोबेबिलिटीज, हम दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल करेंगे टू फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड एनपीवी। फिर क्वेश्चन में ये भी बोलता है कि आपको नेगेटिव एनपीवी कितनी परसेंट प्रोबेबिलिटी है कि आपको नेगेटिव प्रोबेबिलिटी देखनी पड़ेगी या नेगेटिव एनपीवी देखनी पड़ेगी। तो भाई वो तो 2 सिचुएशन में कवर हो सकता है, नोड नंबर 1 और नोड नंबर 2 में हम लोग नेगेटिव एनपीवी देख रहे हैं, बाद बाकी कहीं पे भी नेगेटिव नहीं है। सो ऐसे में नोड 1 और नोड 2 की प्रोबेबिलिटी को आपस में जोड़िए, जो भी प्रोबेबिलिटी होगी वही होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ नेगेटिव एनपीवी, एंड इन दोनों को जोड़ने पे रिजल्ट आ रहा है हमारा 0.20। सो ये कहना गलत नहीं होगा दैट देयर इज अ 20% प्रोबेबिलिटी ऑफ नेगेटिव एनपीवी। नेगेटिव एनपीवी होने का 20% चांस है। ये आंसर है इसका सी का, सॉरी डी का हो गया आंसर 20%। करेक्ट, डिसीजन ट्री हम बना चुके हैं। फिर अपना एक्सपेक्टेड एनपीवी निकालना था, वो भी हम कर दिए। कितना आया था, 19,447 ऐसा कुछ आया था, 12,447। तो इसका भी रिजल्ट आ गया दोस्तों। एंड फिर उसके बाद में बोलता है कि आप वर्स्ट आउटकम आइडेंटिफाई करो। तो भाई वर्स्ट आउटकम भी आइडेंटिफाई हुआ हुआ है, इसमें सोचने का क्या है। वर्स्ट आउटकम जो हमारा है वो है सबसे टॉप वाला, जिसकी प्रोबेबिलिटी है 8%। सो दिस इज द वर्स्ट आउटकम एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट इज 8%। देयर इज अ 8% प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्स्ट आउटकम। लास्ट में बोलता है प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करें कि नहीं। मैं होता तो करता, क्योंकि हमारा लास्ट में एक्सपेक्टेड एनपीवी ग्रेटर देन 0 आया है। इफ द एक्सपेक्टेड एनपीवी इज ग्रेटर देन 0, तो उस केस में हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, सो यहां पे नोटिस कीजिएगा, ये वर्स्ट था, ये बेस्ट था। ठीक है, वर्स्ट एंड बेस्ट का आपको अंदाजा होना चाहिए। सबसे कम एनपीवी वाला वर्स्ट होता है और सबसे ज्यादा एनपीवी आने वाला नोड आपका बेस्ट होता है। देखो यहाँ नेगेटिव एनपीवी का 20% प्रोबेबिलिटी शो कर दिया मैंने। एक्सेप्ट करना है प्रोजेक्ट को, ये भी मैंने शो कर दिया है। एंड इसी के साथ में डिसीजन ट्री का हम लोग को एक अंदाजा हो जाता है, और कितनी बार ये आया हुआ है इन द लास्ट 20 टर्म्स, उसका आपके लिए यहाँ पे एक बोल सकता हूं कि सर्वे है। और वो ये है कि जून 23 में तो आया ही था, और एक क्वेश्चन आया जून 23 में 8 मार्क्स का। मतलब आप सोचिए जून 23 में 2 क्वेश्चन आए थे, हाँ अलग अलग सिलेबस में आए थे लेकिन आए थे। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आए थे और दोनों डिसीजन ट्री पे थे। ऐसे दिसंबर 22, 18, 17 अलग अलग टर्म्स में लाके कितने कितने मार्क्स का है आप देख लेना। हमने सबको स्किप किया क्योंकि सारे सिमिलर हैं, बट अगर आप स्कैनर से सवाल खुद से करना चाहते हैं, यू कैन डेफिनेटली ट्राई दीज आउट। ये सारे क्वेश्चंस मैंने मार्क करा दिए हैं। आगे बढ़ते हैं एक इंटरेस्टिंग कैटेगरी पे, जिसपे आज तक बोल सकता हूं एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आए, बट फिर भी हम इसको इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, क्योंकि जो आया नहीं ऐसा नहीं है कि वो आएगा नहीं, आने वाले टाइम पे आ सकता है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली सीए में काफी बार आ जाता है। तो जब सीए में आता है तो सीएमए में देखो फॉलो करने का चांस रहता ही है, इसीलिए सेंसिटिविटी और सिनेरियो एनालिसिस आपको अच्छे से आना चाहिए। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि सेंसिटिविटी और सिनेरियो एनालिसिस में फर्क क्या है। तो देखो दोनों में फर्क ये है कि सेंसिटिविटी एनालिसिस ये काम करता है कि इट ट्राइज टू एग्जामिन कि कौन सा इनपुट मोस्ट सेंसिटिव है, यानी कि किस इनपुट में जरा सा भी छेड़छाड़ करें तो हमारे आउटपुट में एक ड्रामेटिक चेंज आ सकता है। जाहिर सी बात है, जिस इनपुट के वजह से, जिस इनपुट में हल्के से बदलाव की वजह से भी आउटपुट जोर से चेंज हो रहा है, वो हमारे लिए मोस्ट सेंसिटिव इनपुट है। ऐसे इनपुट का हम खास करके ख्याल रखना चाहेंगे। सेम उसी तरह जिस हिसाब से हम
हम अपने दांतों का ख्याल रखते हैं। आपको अगर किसी दांत में सेंसिटिविटी हो जाए तो आप खाना चबाते वक्त बड़े सावधानी से उस दांत को बचा बचा के चलते हैं, क्योंकि कल को आपने एक्सीडेंटली कुछ भी गड़बड़ किया तो वही दुखेगा और आपको डेंटिस्ट के पास भागना पड़ेगा। सो दैट्स हाउ वी डील विद सेंसिटिविटी। एंड वही सेंसिटिविटी पहचानने के लिए पता तो होना चाहिए ना कौन से दांत में दर्द है। सारे दांत को एक साथ बजाएंगे तो कुछ नहीं मालूम चलेगा, बट इफ यू हिट वन एट अ टाइम तो आपको सेंसिटिविटी का ख्याल लग जाता है। एंड दैट इज द एसेंस ऑफ सेंसिटिविटी एनालिसिस। तो यहां बोला है इट इज यूज्ड टू इवैल्यूएट द सेंसिटिविटी ऑफ ईच इनपुट इन आइसोलेशन। इसका मतलब यह है कि जब आप एक इनपुट को बदलाव लाएंगे तो दूसरे इनपुट्स में आपको बदलाव नहीं लाना है। क्लियर? अप्रोच इसमें यह है कि आप या तो किसी एक इनपुट को एडवर्सली चेंज करके देखिए, जिसमें 1 या 10% का उसमें बदलाव लाइए और देखिए एनपीवी में क्या बदलाव आता है। ये जो भी चेंज हो वो एडवर्सली होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम आउटफ्लोज की बात कर रहे हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो नुकसान तब होता है जब इनिशियल इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। तो इसमें अगर आप 10% का कोई चेंज लाना चाहते हैं तो बढ़ाते हुए चेंज दिखाइएगा। एंड वैसे ही अगर हम इनफ्लोज की बात करें तो इनफ्लोज तो इन हमारे लिए अच्छी बात है, तो अच्छे इनफ्लोज खराब तब होंगे जब हमारे इनफ्लोज की अमाउंट कम होगी ना कि बढ़ेगी। सो यहाँ पे जो भी होगा 10% का एक एडवर्स मूवमेंट दिखाइएगा। कई बार 1% से भी काम किया जाता है। सो दैट डिपेंड्स ऑन द अजम्पशन ऑफ द क्वेश्चंस। आप वैसे कुछ भी ले सकते हैं, 1 या 10% कुछ भी। तो यहाँ पे जो भी चेंज आएगा उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारे इनफ्लो में या फिर हमारे इनिशियल इन्वेस्टमेंट में जहां पे भी हमने चेंज किया है उसके बाद एनपीवी पे उसका क्या प्रभाव है। जहां प्रभाव सबसे ज्यादा आएगा वो मोस्ट सेंसिटिव कहला दिया जाएगा। डोंट वरी, इस पे एक सवाल है, करेंगे। अप्रोच नंबर 2 ये कहता है कि आप ये पता करो कि हमारे इनपुट को कितने से छेड़े ताकि हमारा एनपीवी 0 हो जाए। तो इनपुट को कितना से छेड़ेंगे कि एनपीवी 0 हो जाए, ये भी एक तरीका है जिससे पता लगाया जा सकता है कि हमारे कौन से इनपुट की कितनी सेंसिटिविटी है। जाहिर सी बात है जहां पे सेंसिटिविटी कम होगी, यानी जहां परसेंटेज चेंज इन इनपुट इज वेरी लेस बट दैट यील्ड्स टू एनपीवी इज इक्वल टू 0, तो उस जगह आप मान लेना कि वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। तो दोनों में डिफरेंस क्या समझिएगा। पहले फैक्टर में हम देखते हैं लार्जर द मोर सेंसिटिव, जबकि दूसरे फैक्टर में देखते हैं स्मॉलर द मोर सेंसिटिव इट इज। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि एक जगह हम अपने इनपुट को चेंज कर रहे हैं और एक जगह हम एनपीवी को 0 मान रहे हैं। दोनों के अप्रोच में थोड़ा सा अंतर है, इसीलिए एक लार्जर ज्यादा सेंसिटिव माना जाता है और एक स्मॉलर ज्यादा सेंसिटिव माना जाता है। इसी के विपरीत अगर हम सिनेरियो एनालिसिस की बात करें तो वहां ऐसा नहीं होता कि एक बार में एक ही इनपुट को चेंज करेंगे। वी चेंज मल्टीपल इनपुट्स एट अ टाइम एंड ऐसे में अलग ही सिनेरियो क्रिएट होता है और उस पर एनपीवी कैलकुलेट होती है। यहाँ पे वर्स्ट केस, बेस्ट केस, मोस्ट लाइकली केस जैसे केसेस बनाए जाते हैं। एंड जाहिर सी बात है सिनेरियो एनालिसिस भी काफी ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन है। अगेन एग्जाम में कुछ खास बार नहीं आया हुआ है लेकिन हम इसको कवर कर रहे हैं, तो इसके लिए इंस्टीट्यूट की बुक के कुछ इलस्ट्रेशन हम देखेंगे। आइए सबसे पहला हम सवाल देखते हैं। दिसंबर 2018 में ये एक्चुअल में एग्जाम में आया हुआ है फॉर 8 मार्क्स और ये सेंसिटिविटी एनालिसिस से था। सेंसिटिविटी सीए फाइनल में भी बहुत पॉपुलर कैटेगरी है, तो अच्छे से करके जाना। यहां पे बोला है कि आप सेंसिटिविटी कैलकुलेट करके दिखाओ फॉर योर प्रोजेक्ट कॉस्ट एज वेल एज योर कैश इनफ्लोज। यानी दो चीजों में आपको ये असेसमेंट करके दिखानी है। योर फर्स्ट इनपुट इज योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड योर सेकंड इनपुट इज योर प्रोजेक्ट कैश इनफ्लोज। आपको बोला है आपका जो प्रोजेक्ट है उसका 12,000 का प्रोजेक्ट कॉस्ट है, सैलवेज कुछ नहीं था, लाइफ 4 साल की है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 14% है और सैलवेज ऑफिस कुछ है नहीं, तो यहां नील सैलवेज वापस लिख दिया है। अपने को बोलता है कि अपने जो कैश इनफ्लोज हैं उसका अनुमान ये था कि 1 से 4 साल के बीच में ये कैश फ्लोज होंगे 5,000, 5,000, 5500 और 5500। सर ये 5500 तो आपने लिखा, पहले से नहीं लिखा हुआ यार। पहले जो लिखा हुआ है ना वो भी बड़ा आसान है। बोलता है ईयर 1 में जितना भी होगा उसमें 10% ऐड कर देना। तो भाई ईयर 1 में तो 5,000 है, 5,000 में 10% ऐड करते हैं तो वो 5,000 प्लस 500 यानी 5500 हो जाता है। तो ये है ईयर 1 से लेकर के ईयर 4 तक के हमारे कैश इनफ्लोज। याद रखिए हम सेंसिटिविटी एनालिसिस करने जा रहे हैं फॉर 2 इनपुट्स, तो पहले इनपुट को लेंगे तो दूसरे को छेड़िएगा मत। तो हमारा पहला इनपुट जो है वो है हमारे लिए हमारा प्रोजेक्ट कॉस्ट। हाँ यहाँ पे आगे जाकर के कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए भी सेंसिटिविटी पूछा, हम उसको भी कवर करेंगे। सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट कॉस्ट का जो सेंसिटिविटी है वो देख लेते हैं। तो देखो बहुत आसान है, हम सबसे पहले यहाँ पे इसकी एग्जिस्टिंग एनपीवी कैलकुलेट कर लिए। इसकी एग्जिस्टिंग एनपीवी आ रही है 3199 रुपए, आप इसे 3200 भी समझ सकते हैं। सो बेसिकली प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के हमने यहाँ पे पीवी फैक्टर्स निकाल लिए, प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज हमारे पास पहले से हैं और इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी दिया हुआ था 12,000 का। ये सब कर कर आकर के हम यहाँ पे अपने एनपीवी पे पहुंचे 3199 पे। अब यहां से देखिए सोच कैसी है मेरी।
मेरी सोच ये है कि अब मैं ये पता करना चाहता हूं कि मेरे प्रोजेक्ट कॉस्ट में कितने से बढ़ोतरी कर दें कि हमारी एनपीवी हो जाए 0। तो ये सोचना बड़ा आसान है। ये ऐसे सोचा जा सकता है कि इस 12,000 के जगह अगर अमाउंट 15,199 होता तो क्या होता। बेसिकली मैं 12,000 में और ऐड करने की बात कर रहा हूं 3199 को। तो अगर 12,000 में 3199 ऐड होता तो जाहिर सी बात है एनपीवी वुड हैव बीन 0, क्योंकि जितने से प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ा उतने से ही एनपीवी घटता है। सो ऐसे में ये एकदम सही तरीका है ये पता करने का कि भाई अगर हमारा प्रोजेक्ट कॉस्ट 3199 से चेंज हो जाए, एडवर्स मूवमेंट हो जाए, बढ़ जाए, तो फिर वो एनपीवी को 0 तक धकेल देगा। ये काम हमने यहाँ किया और आप देख सकते हैं बड़े आराम से हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया कि जो 12,000 रुपए का खर्चा था अगर वो 3199 रुपए से बढ़ जाता है तो दैट इज अ 27% चेंज रफली। तो अगर प्रोजेक्ट कॉस्ट 27% से चेंज होता है तब जाकर के हमारा एनपीवी 0 तक पहुंचता है। ये हमारा पहला ऑब्जर्वेशन है। फिर आता है हमारा दूसरा ऑब्जर्वेशन कि हम अपने कैश फ्लोज को चेंज करें। तो यहां याद रखिएगा हमारे जो कैश फ्लोज है 1 और सेकंड ईयर के वो तो सेम है, वो है x, और थर्ड और फोर्थ ईयर का x प्लस 10% है तो हम उसको ले रहे हैं 1.1x। अब हमने कुछ नहीं किया, यहां पे यही देखा कि अगर हमारा इनफ्लोज का पीवी हमारे आउटफ्लो यानी हमारे प्रोजेक्ट कॉस्ट से जाकर के मिल जाए तो एनपीवी हमारी 0 हो जाती है। हम तो जानते हैं इस बात को कि एनपीवी 0 कब होती है, जब हमारे पीवी ऑफ इनफ्लोज और हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपस में मैच कर जाता है तब। एंड इसलिए आप यहां देखिए कि हमने अपने जो कैश फ्लोज है उनकी पीवी करी और पीवी करने के बाद उसको 12,000 के बराबर मना रहे हैं। अब कहीं बच्चे बोलेंगे भाई 12,000 आपने तो ऊपर 15,199 की बात की थी। अरे भाई 15,199 बात की थी जब हम प्रोजेक्ट कॉस्ट की सेंसिटिविटी को इवेल्युएट कर रहे थे। याद है एक बार में एक ही चीज को छिड़ते हैं। अब क्योंकि आप कैश इनफ्लोज की सेंसिटिविटी की बात कर रहे हैं तो आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट को छेड़ना नहीं है, ठीक है। सो यहां पे बेसिकली इनफ्लोज की पीवी करी और इसको आउटफ्लो के बराबर किया, एक्स को सॉल्व किया, रिजल्ट आ गया 3944। यानी जहां पे हमारा कैश इनफ्लो 5,000 रुपए का था वो 5,000 के जगह अगर 3944 हो जाता है तब जाकर के हमारी एनपीवी जो है वो 0 होती है। अब इसको अगर आप परसेंटेज चेंज इवैल्यूएट करेंगे देन दिस परसेंटेज चेंज इज 21.12%। यानी जहां पे हमारा प्रोजेक्ट कॉस्ट 27% से बढ़ रहा था तब जाकर के हमारा एनपीवी 0 हो रहा था। वहीं पे अगर हम अपने कैश इनफ्लोज की बात करें तो वहां सिर्फ 21% से भी आपकी एनपीवी 0 हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से ज्यादा सेंसिटिव है हमारे कैश इनफ्लोज क्योंकि इनकी परसेंटेज चेंज जो आ रही है वो कम आ रही है। इसी की जगह हमें बोला कि अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे भी एक बार ये कैलकुलेट करके देख लेना। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे ये कैलकुलेशन करने के लिए हमें आईआरआर कैलकुलेट करना पड़ता है। याद रखिए आईआरआर वही रेट है जिस रेट पे आपका एनपीवी जो होता है वो 0 हो जाता है। हमने इसको खूब कैलकुलेट किया, आईआरआर की कैलकुलेशन करने के बाद 26.25% ये आया। यानी जहां पे हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 14% है अगर वो बढ़ करके 26.25% हो जाती है तब जाकर के हमारी एनपीवी को 0 बनाया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से तो ये काफी ज्यादा चेंज है एंड इसका परसेंटेज चेंज आप निकाल रहे हैं तो लगभग 88% आ रहा है। सो ऐसे में आई कैन कंक्लूड नाउ कि भाई जो सबसे सेंसिटिव फैक्टर है वो हमारे प्रोजेक्ट कैश इनफ्लोज, वो सिर्फ 21% के चेंज से एनपीवी को 0 कर सकते हैं। वहीं पे अगर प्रोजेक्ट कॉस्ट की बात करें तो वहां 27% से हमारा एनपीवी 0 होता है। एंड अगर हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करें तो यहाँ पे तो 88% से अगर हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल चेंज होता है तब जाकर के एनपीवी कुछ और होती है, 0 होती है। तो क्लियरली बोल सकते हैं कि प्रोजेक्ट कैश फ्लोज आर मोस्ट सेंसिटिव। अच्छा था सवाल, मिस मत कीजिएगा, एक बार फिर से देखिएगा अगर आपको यहाँ कहीं पे भी तकलीफ हुआ होगा तो, बट अगर तकलीफ नहीं हुई है गो अहेड सेंसिटिविटी को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आगे हम बढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 14 की तरफ चल रहे हैं। जाहिर सी बात है नाम देख करके ही समझ में आ रहा है कि इंस्टीट्यूट की बुक से ही मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है। इस पे मैंने लिखा है डोंट मिस, क्योंकि आज तक अगर हम देखें तो इस पे कोई बहुत ज्यादा सवाल आए हुए नहीं है, पर मैं जेन्युइनली चाहता हूं कि इस सवाल को आप देख करके जाएं। कल को एग्जाम में सिनेरियो एनालिसिस आया तो क्या करोगे, बचोगे कैसे। आइए सवाल देखते हैं। तो सवाल में अपने को ये बोला कि अपना जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है उसका एस्टिमेट है 814.5 करोड़ और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 8% का। कैश इनफ्लोज है 2000 करोड़ का एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर और एनुअल एक्सपेंसेस हर साल 300 करोड़ के लगेंगे। अब इसको अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे इसको हमने बनाया होगा क्या, यहाँ पे कहीं पे भी नहीं, इसको नहीं बनाया, हमें सीधे ही बेस्ट केस और वर्स्ट केस ही पूछा है। ओके यहाँ दिख गया,
हमसे ना एग्जिस्टिंग सिनेरियो नहीं पूछा था, इसलिए हमने उसको बनाया नहीं तो एग्जिस्टिंग सिनेरियो को भी प्लॉट करते। अब हमें बोलता है बेस्ट और वर्स्ट का कंस्ट्रक्शन करके दिखाओ, तो लो जी करते हैं। सबसे पहले वैक यहाँ पे रिपोर्टेड है 6.5% का, कैश इनफ्लो है 2100 का एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, और कैश आउटफ्लो 400 करोड़ का है जो कि एंड ऑफ फर्स्ट ईयर पे भी है और एंड ऑफ सेकेंड ईयर पे भी है। इस चीज को अगर आप नोटिस करेंगे तो ऐसा दिख रहा है हमारा प्रोजेक्ट, हमारे को यहाँ पे 2100 का एक इनफ्लो मिल रहा है सेकेंड ईयर पे, लेकिन 500 का आउटफ्लो भी है, तो 1600 का नेट इनफ्लो है और वहीं पे 400 का एक आउटफ्लो है एट द एंड ऑफ ईयर 1। हम इधर अपनी एनपीवी कैलकुलेशन करेंगे एंड वी हैव फाउंड आउट कि 6.5% जो हमारे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे एनपीवी की वैल्यू आ रही है 1035। याद रखिए यहाँ पे आपने सब चीजों को चेंज किया, यहाँ आपने अपने इनफ्लोज को भी चेंज किया था, यहाँ पे अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल को भी चेंज किया, क्योंकि एक से ज्यादा चीज एक बार में चेंज हो रही है। सो दिस इज डेफिनेटली नॉट सेंसिटिविटी एनालिसिस, दिस इज नॉट सेंसिटिविटी एनालिसिस, दिस इज सिनेरियो एनालिसिस। इसी तरह वर्स्ट केस सिनेरियो है, उसको एक्सप्लेन किया इन्होंने कि वर्स्ट केस में वैक को 9% लेना, इनफ्लो 1200 करोड़ का जरूर है लेकिन वो चौथे साल के एंड में आएगा, और आउटफ्लो होगा कैश का 200 करोड़ रुपए करके इन चारों साल तक। हमको इनिशियल इन्वेस्टमेंट को जीरो मानना हर केस में, ठीक है। तो इसको भी अगर हम प्लॉट करें तो 200 करके यहाँ पे आउटफ्लो हो गया 1 से लेकर के 4 में, जो इनफ्लो आया वो सिर्फ ईयर 4 में आया, तो 1000 करोड़ का आपके पास में यहाँ पे एक नेट कैश इनफ्लो है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने इसको सॉल्व किया, यहाँ पे हमारी एनपीवी आ रही है 202.17 करोड़। नाउ दिस इज अ वेरी वंडरफुल थिंग कि वर्स्ट केस सिनेरियो में भी हमारी एनपीवी पॉजिटिव आ रही है। सो इसका मतलब ये है कि इस प्रोजेक्ट के बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, करना तो चाहिए ही। अब गेन ज्यादा होगा कि कम, दैट डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टेंसेस, लेकिन इतना तो तय है कि इसको करना चाहिए क्योंकि इसका वर्स्ट भी अच्छा है। क्लियर? सो ये था आपके लिए कैटेगरी नंबर 3 और कैटेगरी नंबर 4 जिसको हमने इस पार्ट में अच्छे से कवर किया। आई होप आपको पसंद आया होगा। ये दोनों ही तीनों ही टाइप के सवाल हमने यहाँ पे, एक सवाल किया डिसीजन ट्री पे, एक सवाल किया सेंसिटिविटी पे, और एक किया सिनेरियो एनालिसिस पे। ये तीनों बहुत ज्यादा रेलिवेंट है, डिसीजन ट्री तो कुछ ज्यादा ही रेलिवेंट है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, अच्छे से सब कुछ समझिएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिस पार्ट में रिस्की प्रपोजल का एक बार का रिविजन हम कंप्लीट करेंगे। हाँ, आने वाले टाइम पे जैसे जैसे और पेपर्स ऐड होंगे तो उनको भी हम यहाँ पे कवर करते जाएंगे, बट हाँ फॉर द टाइमिंग ये कह सकते हैं कि एक बार के लिए एक और पार्ट में इस रिस्की प्रपोजल का एक बार का रिविजन हो जाएगा कंप्लीट। सो यस, दैट इज इट फॉर द नेक्स्ट वन, मतलब दैट इज इट फॉर दिस वन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्फ प्लीज, एंड प्लीज पढ़ाई करते रहिए।